पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे देखिए इसमें क्या है कि प्री बोर्ड फर्स्ट एग्जामिनेशन, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि फेक ये क्वेश्चन पेपर। नहीं बच्चे, फेक नहीं है, ये केंद्रीय विद्यालय का है। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो होता है ना, उसके अंदर का क्वेश्चन है और सीबीएसई बोर्ड का ही है ये। तो हर एरिया का अपना अलग हो सकता है, लेकिन आपको इससे ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर बनते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस सेम है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मिलें। जैसे कोई किसी क्वेश्चन का जो क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है वही क्वेश्चन बन के आ जाए, तो कुछ भी मतलब जैसे भी होकर के बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर फेक नहीं है। पिछले क्वेश्चन में पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एमसीक्यू करा दिया था और एक बच्चे ने मुझे फीडबैक भी दिया था कि मेरी आवाज़ थोड़ा सा डाउन लग रही है, क्योंकि सीमित सोर्सेज में मैं आवाज़ को रिकॉर्ड कर रही हूँ, शायद इस वजह से। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको आवाज़ अच्छी पहुँचे। और ये इसका जहाँ ये पेपर बनता है वहाँ से ही जिन लोगों ने पेपर बनाया उन्होंने लोगों ने एक आइडियल आंसर भी भेजा होता है, ताकि हम टीचर लोग कॉपी बढ़िया से चेक कर पाएँ और किसी भी बच्चे के साथ मतलब कि नाइंसाफ़ी ना हो। तो हम आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इसमें देखिए लिखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 21 कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विद एन एग्जांपल फॉर ईच। या फिर इसमें से एक और आप कर पाओगे कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिसमें कि आप कोई रिएक्शन कराते हो तो उससे हीट निकले, उससे खुद हीट निकले, उसको एक्सोथर्मिक। और जिसको कराने के लिए आपको हीट की ज़रूरत पड़े, अब वो हीट आपका इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, सनलाइट हो सकता है, इसके अलावा खुद हीट हो सकता है, तो उसको हम एंडोथर्मिक कहेंगे, है ना। अब इसी में से एक एग्जांपल दिखाना, तो देखिए कैसे इसका आंसर दिया है। क्या लिखा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन अ रिएक्शन दैट रिलीजेज हीट, एग्जाम्पल कंबस्टन ऑफ मेथेन। यानी एक्सोथर्मिक वो है जिससे हीट रिलीज होती है। देन मेथेन है, मेथेन को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर यानी जला रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट निकल रहा है। ये तो आपका एक्सोथर्मिक है जहाँ पे हीट निकल रही है। अब एंडोथर्मिक में क्या है कि अ रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब हीट, जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इस रिएक्शन को होने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ जा रही है। तो एग्जाम्पल है क्या, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब आप हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, जिसको हम क्विकलाइम कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब इसी में जो ये क्वेश्चन था कि आप डिफरेंस करिए बिटवीन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, और इसके साथ एग्जांपल, तो कैसे उसने डिफाइन किया और एक एक एग्जांपल दे दिया है। अब उसी में चाहे तो आप इसको करो, चाहे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, उसका एग्जांपल भी पूछा है, तो पहले डिफिनेशन देंगे देन उसका एग्जांपल देंगे। तो क्या लिखा है, अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू सॉल्यूशन रिएक्ट टू फॉर्म इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि एग्जाम्पल, जब सिल्वर नाइट्रेट एक्वस रहता है, एक्वस सोल्यूशन को सोडियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन से हम रिएक्ट कराते हैं तो AgCl और NaNO3 बनता है। और ये जो AgCl है यानी सिल्वर क्लोराइड, ये एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, और ये 2 नंबर के थे। आगे है जैसे व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव एग्जांपल्स। आप लोग जब पढ़े होंगे मेटल एंड नॉन मेटल, तभी आपको मिला होगा कि जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है और जो आपका जिंक ऑक्साइड होता है, वो दोनों ही क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है कि जब भी आप एम्फोटेरिक मतलब क्या, जब भी किसी एसिड और बेस दोनों से अगर मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करे और दोनों से सॉल्ट और वाटर बनाए, तब आप उसे कहते हो कि वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो सबसे पहले एम्फोटेरिक को देखो डिफाइन किया है, क्या लिखा है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर ऑक्साइड दैट बिहेव एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। दे कैन न्यूट्रलाइज बोथ एसिड एंड बेस। दे अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टू फॉर्म वाटर एंड salt when reacting with acid and form complex salt and water when reacting with base.
ठीक है। अब एग्जाम्पल जैसे कि आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, अगर आपको लगता है जैसे अब ये 2 नंबर का, अगर यही 3 नंबर का आता तो आप दोनों का ही रिएक्शन दिखा देते आराम से कि एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसे एक एसिड से भी रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा और बेस के साथ भी सेम उसी तरह से जिंक ऑक्साइड भी होता है। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला इसी में मतलब क्वेश्चन नंबर 23 है कि व्हाट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन the complete oxidation of one molecule of glucose जिसको C6H12O6 releases approximately 38 ATP molecules. If a cell metabolize 5 molecules of glucose, how many ATP molecules are produced? अच्छा देखिए, जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर उससे पहले आप लोगों ने सैम्पल पेपर या प्री बोर्ड अच्छे से सॉल्व किए होते हैं तो देखो इस क्वेश्चन को तुम पढ़ रहे हो, है ना, और यहीं पर तुम्हारे क्वेश्चन में सीधे बोला है कि क्या है कि जब भी 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज को आप सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो कितना एटीपी दे रहा है, 38 एटीपी। तो अगले पेपर में ऐसा हो सकता है कि इसी से क्वेश्चन बन जाए कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एमसीक्यू में कि कितने एटीपी बनते हैं टोटल, तो आपका आंसर होगा 38 एटीपी। तो यहाँ से आप करोगे तो अब वही लिखा, इफ अ सेल मोटिलाइज 5 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस, कितने होंगे आप काउंट कर लो कि 1 से बन रहा है, 1 से 38, तो आप 5 का करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आप 8 पचे 40 जीरो, और इधर 5 3 15 15 3 18, लगभग 180 आ रहा है आपका। यहाँ पे अभी भी आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। और इसके अलावा या तो आर बोला है कि इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट अ साइंटिस्ट मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन अ प्लांट एंड फाउंड दैट इट वाज 3 ml पर आवर। अब ये चीज़ है, एक आपको ट्रांसपिरेशन से पूछा है, एक बार आपका सेलुलर रेस्पिरेशन से पूछा है, तो हम इसको आते हैं पहले वाले को। तो इसका आंसर देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 23 का। सॉरी, देखिए लिखा है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड मटेरियल विद इन द सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड देन ट्रैपिंग द एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। द टोटल एटीपी प्रोड्यूस एटीपी पर ग्लूकोज एंड नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, एनर्जी करेंसी। तो यही करा है। देन आप इसको कंटिन्यू करें, 190 में मल्टीप्लाई गड़बड़ की, 38 से आप 5 को मल्टीप्लाई करें तो 190 एटीपी। देखो सिर्फ सिंपल, सिर्फ डरावना सा लैंग्वेज लिखा था, और जब आप सॉल्व कर रहे हो करोगे, जब पढ़ोगे तो लगेगा अरे ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ थी। सिर्फ तुम्हें एक मल्टीपल, जैसे तुम लोग क्लास 3rd एंड 4th में सॉल्व करते थे कि भाई एक मतलब 5 किलो आम जो है, या फिर 1 किलो आम में 20 आम आ रहे हैं, या फिर 10 आम आ रहे हैं, तो 5 किलो में कितने आएंगे, तो मल्टीपल्स करते थे। सेम वही चीज़ है कि एक ग्लूकोज को जलने से 38 एटीपी आ रहा है, तो 5 ग्लूकोज की जलेगा तो कितना आएगा, तो 190 मल्टीप्लाई कर लिए। और अब अगर अगला मैं क्वेश्चन पढ़ूँ जिसमें क्या है, उसी में जो और करके कही, या तो इसको करो या तो इसको, कि इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट अ साइंटिस्ट मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन अ प्लांट एंड फाउंड that it was 3 ml per hour. If the rate remains constant, how much water will be lost through transpiration over a week? Write the source of raw materials. देखो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है कि रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस बताइए, इसके अलावा ये भी बताइए कि अगर एक साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और देख रहा है कि 1 घंटे में 3 ml जो है वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस हो रहा है, तो कह रहा है कि 1 हफ्ते में कितना होगा। तुम्हें पता है कि 3 ml जो है वो 1 घंटे में कर रहा है, तो 1 दिन में 24 घंटे, और टोटल कितने दिन, 7 दिन। तो देख लो इसका स्टैंडर्ड किस तरीके से सॉल्व किया, आप अच्छे से देख लो कि वाटर लॉस इन अ वीक इक्वल टू क्या, रेट इन आवर्स पर डे एंड डेज। तो आप क्या 3 ml 1 घंटे कर रहा है, 24 घंटे होते हैं 1 दिन में, और 7 दिन होते हैं 1 हफ्ते में। फिर टोटल मल्टीप्लाई किया तो 504 ml आया। तो प्लांट टोटल जो रिक्वायर मतलब कि लॉस कर रहा है 1 हफ्ते में, वो जिस रेट के अकॉर्डिंग तो 504 ml लॉस कर रहा है। फिर क्या रॉ मटेरियल बताइए, तो रॉ मटेरियल आपका क्या है, प्लांट्स रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम ग्राउंड वाटर एंड सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन। यही उसके रॉ मटेरियल 4 आपके ज़रूरत पड़ती है, जैसे क्लोरोफिल होता है आपका वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और उसके साथ ही सनलाइट होती है। ये चारों मिलते हैं तो आपका फोटोसिंथेसिस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है क्या कि इफ़ अ प्योर टाल पी प्लांट, प्योर टाल का मतलब कैपिटल टी जिसको हम होमोजाइगस टाल कहेंगे, इज क्रॉस्ड विथ अ प्योर शार्ट पी प्लांट
स्मॉल टी व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ द F1 जनरेशन। देखो F1 जनरेशन का, अगर F2 का था तो तुम्हारा हाँ ठीक है भाई कि 3:1 है फिनोटाइपिक रेशियो, और जीनोटाइपिक 1:2:1 होता है, बट इसने F1 पे ही रोक दिया, तुम्हारे लिए और आसान कर दिया। समझ लो कि देखा जाए तो अगर मुझे पेपर बनाना तो मैं 1 नंबर ही देती, क्योंकि यहाँ पे तुमसे कोई मेहनत ही नहीं है, बस सीधे इसको दिखाओ और स्मॉल टी वाले को दिखाओ और क्रॉस करके दिखा दो तो कितना आएगा। तो देख लो हमारा स्टैंडर्ड आंसर देख लो, ताकि आप समझ पाओ कि आपसे खुद NCERT क्या उत्तर चाहता है ना। देखो फिनोटाइप रेशियो 100%। अच्छा इसने निकाल के नहीं दिखाया, आप निकाल के दिखा लो, ठीक है। निकाल के दिखाओगे तो कैसे होगा, जैसे हम यहाँ पे मेरे पास जगह मिल रही है मुझे, ये रहा, इसको मैं छुपा लेती हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। इधर देखो थोड़ा सा हिल रहा है कैमरा, कोशिश कर रही हूँ कि न हिले, लेकिन हिल जा रहा है। देखो यहाँ पर है क्या, कैपिटल टी, ठीक है, और ये तो रहा तुम्हारा स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी। जब तुम इसका गैमेट्स बनाओगे तो इधर कैपिटल टी एक बना, इधर भी एक कैपिटल टी बना, और इधर भी आपका स्मॉल टी बना, और स्मॉल टी इधर बना। अब इसके बीच क्रॉस हो रहा है ना, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं तुम्हें चेकर बोर्ड के अकॉर्डिंग बना दूँ। 4 बनाना है, 2 इसके तो 4 लाइन तुम खींच डालो, ठीक है। एक तरफ तुम ऊपर लिख दो कैपिटल टी, और साइड में तुम लिख लो स्मॉल टी, ठीक है। अब जैसे तुम लोगों ने मल्टीपल्स सीखते थे छोटी क्लासों में कि किस तरह मल्टीपल्स, तो कैपिटल टी का स्मॉल टी से साथ मल्टीपल, हमेशा ये ध्यान देते हैं कि जो कैपिटल लेटर उसको पहले लिखते हैं, स्मॉल लेटर बाद में लिखते हैं, इसलिए कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, मल्टीपल्स करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसके बाद इसका इससे मल्टीपल करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इससे मल्टीपल करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी सारे के सारे ही टाल नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये टाल कैसा है, ये हेट्रोजाइगस टाल है। ये टाल कैसा है, हेट्रोजाइगस टाल। मतलब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ द F1 जनरेशन। देखो सारे के सारे, फिनोटाइपिक का मतलब होता है कि फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, जीनोटाइपिक का मतलब होता है कि जीन के लेवल पे, यानी अगर स्मॉल टी कैपिटल टी तो वो क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँगी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी अगर लिखूँ तो दोनों के जो जीन्स है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों ही क्या टाल दिखाई देंगे। तो अगर दोनों टाल दिखाए तो ये फिनोटाइपिक हो गया, लेकिन अगर दोनों के जीन्स अलग अलग है तो हम कहेंगे ये एक अपना अलग है, एक अपना अलग है। तो आंसर ये नहीं है, आंसर आपका क्या है कि चारों के चारों, आपने देखा क्या है कि F1 में चारों आ गए, और सभी के सभी क्या 100% जितने बने सारे के सारे टॉल नजर आ गए, इसलिए आप इसको क्या कहोगे कि फिनोटाइपिक रेशियो 100% टॉल प्लांट, जीनोटाइपिक रेशियो भी 100% हेट्रोजाइगस टॉल। देख लीजिए ये लिखा है हेट्रोजाइगस, एंड इन द F1 जनरेशन ऑल द प्लांट्स विल बी टाल बिकॉज द टाल एलील, जिसको हम कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर द शॉर्ट एलील, ठीक है। ये क्वेश्चन होता है आपका। देन आपका 25वां क्वेश्चन क्या है, 25 वाला, कि स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल, व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन, व्हाई डोंट प्लैनेट्स ट्विंकल लाइक स्टार। आप लोगों को याद होगा जब आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे अपने स्कूलों में, उस दौरान आपको बताया गया था कि आपका जो स्टार होता है वो बहुत अर्थ से दूर होता है, जिसकी वजह से जो स्टार का है ना एक पॉइंट लाइट आती है जो हमारे अर्थ पे पड़ती है, और आपका अर्थ क्या कंप्लीटली बार बार वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जिसके वजह से एक, जैसे आप देख रहे हो और उसके दूरी की वजह से, और आपके एटमॉस्फियर वजह से एक रिफ्रैक्शन आ जाता है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से एक एपरेंट पोजीशन बनता है। मतलब क्लियर नहीं, जो आप स्टार देख रहे हो इन रियलिटी वो अपने एपरेंट पोजीशन लगातार चेंज किया जाए, क्योंकि आपकी अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है। तो जिस वजह से ये क्या है कि ट्विंकलिंग दिखाता है। फिर पूछ रहा है कि क्यों प्लैनेट नहीं ट्विंकल कर रहा, क्योंकि प्लैनेट में जो होता है कि कंपेयर टू स्टार्स वो नज़दीक हैं, लेकिन फिर भी इतने नज़दीक नहीं है। तो रीजन है क्या कि दूरी कम है, इसके साथ ही क्या, जहाँ स्टार्स पॉइंट लाइट सोर्स लेके आते थे वहीं प्लैनेट बीम ऑफ लाइट देते हैं, बहुत सारा लाइट देते हैं, जिसकी वजह से उसका अपरेंट पोजीशन नहीं बनता है, और अपरेंट पोजीशन नहीं बनेगा तो वो ट्विंकल नहीं करेगा। तो इसका ऑफिशियल आंसर आप देख लीजिए क्या दिया है 25 का। देखिए क्या लिखा है
स्टार्स ट्विंकल बिकॉज देयर लाइट पासेस थ्रू मल्टीपल्स लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मैंने कहा ना बहुत दूर होता है आपका एटमॉस्फेयर होता है, विथ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस causing the light to bend in different directions, making the star's brightness appear to be fluctuate. Planets do not twinkle because they are closer to Earth and appear as extended source of light. The light from different parts of the planet's image average out the atmospheric variation, so they do not twinkle. देखो भाषा बस चेंज है, जो मैं भी कह रही हूँ वही यही यहाँ बात भी है कि प्लेनेट में बहुत दूर से आ रहा है, आपका एटमॉस्फेयर है जिससे बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिएट हो रहे हैं और जिससे क्या है कि एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बन पा रही है, वो पोजीशन लगातार चेंज हो जा रही है, तो इसीलिए स्टार्स ट्विंकल करता है और प्लैनेट के इस केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, और आता है आपका अगला कि इफ़ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल हाउ डज इज रेजिस्टेंस चेंज एज्यूमिंग अ मटेरियल द क्रॉस सेक्शन एरिया रिमेन्स द सेम। ठीक है, कह रहा है कि अगर आपने एक लेंथ को डबल कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। तो हमारा फार्मूला याद करते हैं कि रो इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू ए बाई एल। तो आप अगर रो को मतलब कि आर किसको कहा है, लेंथ को डबल करने के लिए कहा है, लेंथ ऑफ वायर इज डबल। तो पहले हम अगर फार्मूला बनाएं जैसे कि आर ए लिखें और इधर लिख दिए कि रो इंटू एल। ठीक है, आर इंटू ए है ये, सॉरी आर इंटू ए। अब ध्यान दो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, सॉरी वायर को आप डबल कर रहे हो ना, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिख रहा है कोई फ्रैक्शन में है क्या, नहीं है। तो जितना लेंथ, अगर लेंथ को 12 कर रहे हो तो आर भी आपका डबल होगा, उतना ही होगा। ठीक है, भले ही क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़े या जो भी, उसकी कंडीशन बोला है कि सेम है। तो देख लो आंसर, ऑफिशियल आंसर क्या दिया है आपका ऑफिशियल आंसर क्या दिया है, ये रहा। The resistance of wire is directly proportional to its length. If the length of wire is double, the resistance will be also doubled. Therefore, if the original resistance was R, then it will become 2R and the length is doubled. ठीक, तो बच्चों ये रहा आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसके मैंने तुम्हें ऑफिशियल आंसर दिखाए हैं। फीडबैक देना, जैसे कमी होगी बताना कैसा होगा, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। और ऑल द बेस्ट बच्चों एग्ज़ाम के लिए। खूब मेहनत से पढ़ो, क्योंकि इधर मेहनत कर लिया तो बोर्ड पे उधर तुम्हारा जैसे होता है ना कि पहले से तैयार रहे, तो तुम आराम से बिना किसी प्रेशर के पढ़ पाते हो और सारे बच्चे कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई अपने आप को मान लेता है कि नहीं मैंने अब तक पढ़ाई नहीं की और अब क्या होगा। जान लो अभी से करना स्टार्ट कर दे तब भी बहुत बढ़िया नंबर लाओगे। मैं कहती हूँ कि 80% से ऊपर ले आओगे अगर अभी से पढ़ाई सीरियसली स्टार्ट कर दिए तो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जो भी कमी होगी बताना तुम सब। बाय बाय।